हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। ये वीडियो विज्ञान का अध्याय 10 यानी ध्वनि से संबंधित है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को आप समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में या फिर ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। ध्वनि का संचरण ठोसों, द्रवों और गैसों में हो सकता है। सही जवाब ऑप्शन घ। निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? ऑप्शन है छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की। छोटी लड़की, छोटे लड़के और महिला की ध्वनि सुरीली होती है, अर्थात इनकी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, लेकिन पुरुष की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी यानी ट्रू तथा गलत कथन के सामने एफ यानी फॉल्स पर निशान लगाइए। प्रश्न में दिया गया है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। यह एक सही कथन है क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, अर्थात यह एक सत्य कथन है, इसीलिए इसमें हम टी लिखेंगे। अगला है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। किसी कंपित वस्तु प्रति सेकंड जितनी बार दोलन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है, आवर्तकाल नहीं, अर्थात यह एक गलत कथन है, इसीलिए इसमें हम एफ यानी फॉल्स लिखेंगे। इसी प्रकार आगे है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। यह भी एक गलत कथन है क्योंकि अगर आयाम अधिक होगा तो ध्वनि अधिक प्रबल होगी, यानी इसमें भी हम एफ लिखेंगे। अगला कथन है, मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। यह एक सत्य कथन है क्योंकि हमारी कानें सिर्फ उन्हीं ध्वनि को सुन पाती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, अर्थात इसमें हम टी यानी ट्रू लिखेंगे। अगला कथन है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। यह एक गलत कथन है क्योंकि अगर आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा, आवृत्ति कम होगी तो तारत्व कम होगा, यानी इसमें हम एफ लिखेंगे यानी फॉल्स। फिर आगे लिखा है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। वैसे ध्वनि जो अवांछित है और हमारे कानों को अप्रिय लगती है, इस तरह के ध्वनि को शोर कहा जाता है, संगीत नहीं। इसलिए यह भी एक गलत कथन है और इसमें हम एफ लिखेंगे। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। यह एक सही कथन है क्योंकि अगर हम ऐसे वातावरण में रहें जहां ध्वनि प्रदूषण की बहुतायत है तो ऐसी परिस्थिति में हमारी श्रवण अशक्तता हो सकती है, यानी इसमें हम टी लिखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं। किसी वस्तु को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही शब्द आएगा आवर्तकाल। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति का मात्रक हमें लिखना है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं।
अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है ये कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे और सबसे पहले इसका हम आवर्तकाल निकालेंगे। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि 40 दोलनों को पूरा करने में जो समय लगता है वह है 4 सेकंड और यह प्रश्न में दिया गया है, इसलिए हमने लिखा 40 दोलनों को पूरा करने में लगा समय 4 सेकंड। इसलिए एक दोलन को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना होगा? 4/40 यानी 0.1 सेकंड। इस दोलक को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा वह 0.1 सेकंड लगेगा। यानी किसी दोलक के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं अतः आवर्तकाल बराबर 0.1 सेकंड। अब आवृत्ति निकालेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि 4 सेकंड में दोलनों की जो संख्या है वह है 40, तो इसीलिए 1 सेकंड में दोलनों की जो संख्या होगी वह 40/4 यानी 10 होगी। किसी दोलक के द्वारा 1 सेकंड में जितनी दोलनों को पूरा किया जाएगा उसे ही आवृत्ति कहा जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं अतः आवृत्ति बराबर 10। चूंकि हर्ज आवृत्ति का मात्रक है इसीलिए आवृत्ति बराबर 10 हर्ज। अब प्रश्न संख्या 6। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे 500 कंपन करने में लगा समय। जैसा कि प्रश्न में लिखा है 500 कंपन प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड समय में 500 बार कंपन कर लेता है, इसलिए बराबर लिखेंगे 1 सेकंड। अब हम आगे लिखेंगे एक कंपन करने में लगा समय बराबर 1/500 यानी 0.002 सेकंड। यानी मच्छर को अपने पंखों को एक बार कंपन कराने में जो समय लगता है वह है 0.002 सेकंड और इसी को आवर्तकाल कहा जाता है, क्योंकि आवर्तकाल वह समय है जिस समय में एक कंपन पूरा हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं कंपन का आवर्तकाल बराबर 0.002 सेकंड। प्रश्न संख्या 7। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। प्रश्न में दिया गया है ढोलक, सितार और बांसुरी। इस तरह के वाद्य यंत्रों में उस भाग का नाम हमें लिखना है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ढोलक का। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित भाग है तानित झिल्ली। ढोलक में तानित झिल्ली होती है जो कंपन करती है और इसी के कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अगर सितार की बात की जाए तो सितार में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित भाग है तानित तार। सितार में तानित तार होती है जो कंपन करती है और इसी के कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अब है बांसुरी। बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित भाग है वायु स्तंभ। बांसुरी में वायु स्तंभ के कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। शोर तथा संगीत में निम्नलिखित अंतर है। एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शोर और दूसरी तरफ लिखेंगे संगीत।
अगर शोर की बात की जाए तो शोर अप्रिय ध्वनि होता है जो कानों में दर्द देता है। ऐसा ध्वनि जो हमें अप्रिय लगता है, जो हमारे कानों में दर्द पहुंचाता है, उसे शोर कहा जाता है। अगर संगीत की बात की जाए तो संगीत कानों को मधुर लगता है। वाहनों के हॉर्न तथा मशीनों से उत्पन्न ध्वनि शोर बन जाता है। वाहनों के हॉर्न और मशीनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, यह अप्रिय ध्वनि होती है, इसीलिए यह शोर कहलाता है। लेकिन अगर संगीत की बात की जाए तो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि सुनने में सुखद लगता है, अर्थात यह संगीत है। प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि क्या संगीत शोर बन सकता है, तो इसका जवाब होगा यदि संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाता है। अगर संगीत धीमी आवाज में बजे तो हमें मधुर लगता है, लेकिन संगीत की प्रबलता अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो यह हमारे कानों को अप्रिय लगने लगता है और यह शोर बन जाता है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत हैं। इनमें प्रमुख है वाहनों का हॉर्न। गाड़ियों के हॉर्न के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनें और लाउडस्पीकर की ध्वनियां। अक्सर मशीनें और लाउडस्पीकर की ध्वनि के कारण वातावरण में ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी प्रकार पटाखों की आवाज के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। टेलीविजन और ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण घर के अंदर ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योगों से उत्पन्न ध्वनियां भी हमारे वातावरण को ध्वनि प्रदूषण का कारण बनाती है। प्रश्न संख्या 10, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक कैसे है, यह हमें लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अगर हम ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में लंबे समय तक रहें तो अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इससे अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव से व्यक्ति के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक होता है। अब आइए देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 11 में। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। प्रश्न में जैसा लिखा गया है कि आपके माता पिता मकान खरीदना चाहते हैं। उनके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला है कि मकान सड़क के किनारे खरीदें या फिर सड़क से 3 गली छोड़कर खरीदें। आप अपना सुझाव दें कि कौन सा मकान आप खरीदने के लिए उन्हें कहेंगे और उत्तर की व्याख्या भी आपको करना है। इस प्रश्न का अब हम उत्तर लिखेंगे। मैं उन्हें सड़क से 3 गली छोड़कर घर लेने का सुझाव दूंगा, क्योंकि सड़क किनारे गाड़ियों की हॉर्न के कारण ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है और दूसरा, वाहनों के आवागमन के कारण वायु प्रदूषण भी अधिक होता है। सड़क के किनारे क्या होता है कि गाड़ियों का हॉर्न या फिर विभिन्न प्रकार की ध्वनि के कारण वहां ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। साथ ही साथ गाड़ियों के आवागमन के कारण भी वहां वायु प्रदूषण भी अधिक होता है। इसलिए हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर घर लेने का सुझाव दूंगा। अब अगला है प्रश्न संख्या 12। मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें मनुष्य के वाक यंत्र का चित्र बनाना है और इसके कार्य का व्याख्या करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे मानव के वाक यंत्र का। चूंकि मनुष्यों में जो वाक यंत्र होता है यह ध्वनि उत्पन्न करता है और इसी के कारण ही हम कुछ बोल पाते हैं। इस वाक यंत्र में दो वाक तंतु होते हैं। जब फेफड़े से वायु को हम बलपूर्वक बाहर निकालते हैं तो इसमें उपस्थित वाक तंतु कंपित होता है और जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है और हम कुछ बोल पाते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, मनुष्यों में वाक यंत्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। इनमें दो वाक तंतु होते हैं। जब फेफड़े से वायु को बलपूर्वक बाहर की जाती है तो वाक तंतु कंपित होकर ध्वनि उत्पन्न करती है। अब अभ्यास का प्रश्न संख्या 13। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आकाश में जो तड़ित उत्पन्न होता है तो इसमें दो घटनाएं होती है। पहला है तड़ित और दूसरा है मेघ गर्जन। ये दोनों घटनाएं एक ही समय पर और हमसे समान दूरी पर ही घटित होती है। लेकिन हम क्या हैं कि पहले तड़ित को देखते हैं और उसके कुछ समय के बाद मेघ गर्जन को सुन पाते हैं। इसका क्या कारण है यह हमें लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो होती है यह वायु में बहुत ही अधिक होती है ध्वनि की चाल की तुलना में, जिसके कारण क्या होता है कि यह तड़ित की जो चमक है यह हम तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाती है। लेकिन ध्वनि की चाल कम होने के कारण हम तक पहुंचने में कुछ अधिक समय लगता है। इसीलिए हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, फिर कुछ समय बाद मेघ गर्जन सुनाई पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।